संस्कृताय दोस्तों, मैं अंजनी वर्मा संस्कृत भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है समास। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। समास से हर एक कंपटीशन में कोई ना कोई प्रश्न पूछता ही है, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, टीजीटी अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, संस्कृत है, पीजीटी अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत है। तो किसी भी कंपटीशन में अगर आपके सिलेबस में जीएस है तो समास संधि ज़रूर ही पूछते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समास को सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि समझेंगे और इससे आने वाला प्रत्येक सवाल हम हल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक्स या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, हम चलते हैं समास की तरफ। समास समास मतलब होता क्या है? समास 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 को कहते हैं कि सम सन अर्थात पदों को एक साथ रखना। पदों को एक साथ रखना, ठीक है? पदों को एक साथ रखना। समास शब्द किससे किससे बना है दोस्तों, आपको पता है? समास जो है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घई प्रत्यय से बना है। यहाँ पे क्या रहेगा? घई, ठीक है। समास सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घई प्रत्यय से बना है। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात दो या अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी हो जाए और अर्थ भी पूर्ण ज्ञात हो। अच्छा, हम इसको ऐसे समझते हैं, समास का मतलब क्या? समास का मतलब संक्षेप में आप जान जाइए, समास का मतलब संक्षेप ही होता है, संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब संक्षिप्तीकरण। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कोई लड़की शर्मा है, ठीक है, किसी लड़के वर्मा से शादी होती है, तो लड़की शर्मा ससुराल जाती है तो वो वर्मा हो जाती है, ठीक है। अब वो चूँकि दो लोग दो शहर में रहते थे, दो घर में रहते थे, अब वो एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं। वर्मा जी कहने का मतलब ये होता है कि वर्मा मतलब पति, वर्मा जी पत्नी और वर्मा जी बच्चे, इन तीनों का बोध हो जाता है। तो ये क्या हुआ? संक्षिप्तीकरण हो गया एक तरफ से, ठीक है। पहले के लोगों को आप सुनते होंगे या अपने दादी से, मैंने तो सुना है, मेरी दादी कहती थी कि हम लोग वहाँ गए, हमको बैठने का समास नहीं था। तो मैं सोचती थी ये समास मतलब हिंदी में संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं, ये समास क्या होता है? तो समझ में आया कि समास मतलब जगह नहीं था, कोई बैठने के लिए कुछ जगह नहीं, स्पेस नहीं था। संक्षिप्तीकरण वहाँ पे गांव में लोग प्रयोग करते थे, तो उस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि संक्षिप्तीकरण का इस समास का मतलब संक्षेप होता है कि मतलब कुछ तो हमको जगह मिल गया होता, मिल जाता, ठीक है, वो समास है। तो समास जो है वो सम उपसर्ग का मतलब होता है भली भांति, अस मतलब फेंकना, ठीक है, पर इसको सम भली प्रकार से किसी बात को रख देना, किसी शब्दों को रख देना, पदों को इस प्रकार रख देना कि वो अर्थपूर्ण भी हो जाए और दो पद जो हैं एक हो जाए और वो अर्थपूर्ण भी हो जाए, ठीक है। जैसे ये चलते हैं सभाया, जैसे सभायापति, सभापति क्या है? ये समस्त पद है। समस्त पद मतलब ये जो समास बन गया है, समस्त पद मतलब समास बन गया है। और ये सभायापति
ठीक है, ये समास विग्रह है, यानी कि हमने इसमें विभक्ति लगाया। इसमें हमने क्या लगाया, सभाया में विभक्ति लगाया है। सभाया पति माने सभा का पति, विभक्ति लगाया है। तो हम समस्त या समास बनाते हैं, संक्षेप करते हैं तो विभक्ति का लोप कर देते हैं, तो हम ऐसे बनता है सभापति। जैसे राजपुरुषः, ठीक है, राज्ञः पुरुषः मतलब राजपुरुषः मतलब क्या, राज उस राज्य का पुरुष, ठीक है, या राजा का पुरुष। राज्ञः पुरुषः मतलब राजा का पुरुष, ठीक है, राजा का आदमी। तो राज्ञ पुरुषः, तो उसको क्या कहेंगे, राज पुरुषः। अब आप सोच रहे होंगे ये समस्त पद क्या है, समासिक पद वही है जो हमने अभी बताया। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप करने के बाद जो छोटा रूप होता है वह समस्त पद, समास या समासिक पद होता है। आपको समझ में आ गया होगा अब ये समस्त पद या समासिक पद क्या हैं। अब हम चलते हैं विग्रह। विग्रह क्या है, देखिए विग्रह क्या है। विग्रह मतलब एक तरह से समझ लीजिए अलग अलग रूप, किसी समस्त पद शब्द को, यानी कि जो समास बन गया है, यानी कि ये जो राज पुरुष है, ठीक है, ये जो राज पुरुष है ये क्या है, समस्त पद है ना, राजपुरुष। तो किसी समस्त शब्द को तोड़कर, अब इसको तोड़ के पूर्व काल या पहले वाला रूप देना विग्रह है। जैसे कहते हैं अरे उन दोनों में तो विग्रह हो गया, यानी कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो क्या हो गया, वो अलग अलग हैं, यानी कि उन दोनों में विग्रह हो गया। टुकड़े टुकड़े करना यानी कि विग्रह करना, तो विग्रह का मतलब समझ लीजिए अलगाव, अलग अलग करना, जो जैसे रूप में था उसी रूप में आ गया। यानी कि अगर लड़की की शादी लड़के से होती है और शादी टूट जाते हैं तो लड़की फिर से पहले जैसे अकेली लड़की हो जाती है और लड़का पहले जैसा अकेला हो जाता है, ठीक है, उसी तरह ये विग्रह का अर्थ है। तो आप समझ गए कि समास और विग्रह क्या है। समास मतलब संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण या मतलब दो पदों का एक हो जाना और संपूर्ण अर्थ भी बताया ज्ञात हो। और विग्रह मतलब उन दोनों को, उन पदों को अलग अलग रख दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, वो विग्रह है। अब चलते हैं समास में कितने पद होते हैं। समास में ऐसे दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे राज्ञ पुरुषः और राज्ञ है पुरुषः है, ठीक है, तो राज्ञ जो है पहला पद है, ये क्या है, पहला पद है। पुरुषः क्या है, दूसरा पद है, ठीक है। तो आपने समास में क्या जाना, समास का मतलब ये होता है किसी दो पदों को संक्षेप में रखना समास है, और उनको अलग अलग उनके अपनी विभक्ति में अपने रूप में रखना विग्रह है। और जो समास के पद होते हैं वो दो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब आगे चलते हम समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों। समास मुख्य रूप से 6 होते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये आपके सिलेबस में होगा कि किसके अनुसार हमको पढ़ना है समास, उसी के हिसाब से समास के भेद आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है, ये 6 समास हैं। अब इन 6 समास को हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। तो इससे पहले हम आपको एक और समास के बारे में बताते हैं जिसका नाम है केवल समास। केवल समास है, इसमें इसका नाम नहीं दिया गया है, इसका सूत्र है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। मतलब विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, इस
विशेष संज्ञा से ये मतलब विमुक्त है, यानी कि संज्ञा, विशेष संज्ञा, इसको कोई नाम नहीं दिया गया, विशेष संज्ञा नहीं दी गई, कोई इसको विशेष स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, जैसे कि अव्ययी भाव को दिया गया है, जैसे कि बहुव्रीहि को दिया गया, ऐसा कोई संज्ञा नहीं दी गई है। केवल इसको मतलब ऐसे शब्द थे कुछ कि वो समास तो बन रहे थे, पर वो ना तो अव्ययी भाव में आ रहे थे, ना तो बहुव्रीहि, ना तो द्विगु, किसी में नहीं आ रहे थे, तो उसको केवल समास में रख दिया गया। जैसे कुछ उदाहरण है, भूतपूर्वः, वागर्थाव्यू, उत्मर्णः, अधर्मणः, नैकः। ठीक है, भूतपूर्वः, वागर्थाव्यू, उत्मर्णः, ठीक है, अधर्मणः, नैकः। ठीक है, तो बस इसको ये उदाहरण है, अगर आप लिख लेते हैं, जान जाते हैं, तो इससे ज़्यादा पूछता नहीं है किसी भी कंपटीशन में। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूतपूर्व है, वागर्थाव्यू है। ठीक है, तो आप ये अगर ये आ जाए तो एकदम टिक मारिएगा, केवल समास। ओके, आगे चलते हैं। पहला हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास को ये जानने का सबसे सरल तरीका यही है कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो, प्रायेण, इसको याद कर लीजिए, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो। प्रायेण मतलब प्रायः, ठीक है, पूर्व मतलब पहला, पद जो होता है, पूर्व पदार्थ जो पहला पद होता है, उसका अर्थ जो है प्रधान होता है, वो अव्ययी भाव होता है। यानी कि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। इतना जान गए आप? तो फिर हम चलते हैं अव्ययी भाव में और क्या क्या होता है। पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान भी होता है। अव्यय मतलब जो किसी भी विभक्ति या लिंग के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो अव्यय है। जैसे यथा, अनु, ये उपसर्ग हैं, अव्यय हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, जैसा कि हमने बताया। अव्ययी भाव समास में उदाहरण जो होते हैं, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास में जो उदाहरण होते हैं वो अव्यय होते हैं। अव्यय किसी भी लिंग या वचन में परिवर्तन नहीं होते हैं, इसीलिए वो एक ही वचन और लिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग। अब यह नित्य समास है, क्योंकि अव्यय है तो ना तो किसी वचन में बदलेगा, ना तो किसी विभक्ति में, तो इसीलिए यह नित्य समास है। इसका प्रयोग 16 अर्थों में होता है। वो 16 अर्थों किन किन अर्थों में होता है, चलिए देखते हैं। 16 अर्थों में होता है। पहला अर्थ देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, अधि हरि, हरि के विषय में। ठीक है, अधि हरि यानी कि अधि क्या है? अधि क्या है? एक अव्यय है। ठीक है, इसको बदल नहीं सकते। अधि हरि, अधि हरि। जब भी उपसर्ग आए, उप, शु, दुर, निर, अति, अतिनिद्रम, ये जब भी उपसर्ग से शुरू होने वाले जितने भी शब्द आए तो वो समझिए कि अव्यय हैं। ठीक है, अब इसका अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे अधि हरि, हरि के विषय में। उपगंगम, गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। उपगंगा, देखिए हमने कहा कि अव्यय हमेशा ये अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग में बनता है। तो देखिए, उपगंगम नपुंसक लिंग का शब्द है और हम इसको अलग अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उप और गंगा जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको अव्ययी भाव समास बनाते हैं तो वो उपगंगम हो जाता है, यानी कि गंगा के पास, समीप। गंगा से नहीं मतलब है, लेकिन समीप से मतलब है, उपगंगम। देखिए,
अधिहरि, अधिहरि, हरि के विषय में। हरि इम्पोर्टेंट है पर विषय क्या है, हरि के विषय में अधि इम्पोर्टेंट है। किसी चीज़ के बारे में हम टॉपिक कर रहे हैं तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे गंगा, गंगा के समीप। जैसे सुमद्रम, सुमद्रम मतलब यहाँ पे सु का अर्थ हम समृद्धि से लेंगे, मद्राणाम समृद्धि, सुमद्र, ठीक है। मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश की समृद्धि। अब देखिए दूर, यहाँ पे दूर का अर्थ क्या है, नाश, ठीक है। दूर का अर्थ नाश है, तो यवनों का नाश, यवना नाम वृद्धि, दूर यवन, ठीक है। अब देखिए निर्मस्कम, निर उपसर्ग है जो कि अव्ययी भाव समास को बनाने में सहायक है। तो निर्मस्कम, मक्षरों से मुक्ति, निर्मस्कम, ठीक है। अब निर्मस्कम, निर्मक्षिकम माने मक्षिकाणाम अभाव, निर्मक्षिकम भी हो सकता है मक्षिकाणाम अभाव, निर्मस्कम यानी कि मस्कानाम अभावः, मस्कानाम अभावः। अति हिमम, हिमस्य अतिक्रमम। जैसे अति का अर्थ यहाँ मतलब ये है समाप्ति, जाड़े की समाप्ति। अति हिमम, हिम अति हिम, ठीक है। अति निद्रम, निद्रा के अनुपयुक्त समय में। जैसे अति निद्रम, यहाँ पे अर्थ ये है कि इस समय निद्रा उपयुक्त नहीं है, एग्जाम आ गया है तो निद्रा नहीं होनी चाहिए, तो वही कहते हैं अति निद्रम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है अति निद्रम, हो गया। इति हरि, इति हरि, ये हरि शब्द का उच्चारण से मतलब है। कहते हैं लास्ट में ना हम लोग कोई भी आप श्लोक पढ़ते इति हरि, ठीक है। इति हरि यानी हरि शब्द का उच्चारण। अनु विष्णु, अनु क्या है, अव्यय है। विष्णु का, विष्णु के पीछे, तो विष्णु के पीछे अनु विष्णु। अब देखिए यथा, अब यथा भी क्या है, अव्ययी भाव, अव्यय है, ठीक है। अब उससे बनने वाले जो भी जो शब्द हैं वो अव्ययी भाव समास बनेंगे, ठीक है। जैसे अनु प्रति यथा श, ठीक है। ये क्या है, सहरि, ये सब क्या है, यथा के रूप ही हैं। इनका 4 अर्थों में प्रयोग होता है और ये सब अव्यय हैं। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुरूप। प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थम, प्रत्येक अर्थ में, प्रति अर्थ, इसको प्रत्येक अर्थम इस अर्थ में लिखेंगे। अर्थम, अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम, इसको लिख देते हैं, इसको लिखें। जब भी प्रति शब्द आए तो समझिएगा उसके जो पीछे शब्द है अर्थम, ठीक है, अर्थ रहे या दिनम रहे, तो अर्थम को अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, दिनम आए तो दिनम दिनम प्रति, ठीक है। यथाशक्ति, ठीक है। शक्तिम अनतिक्रम्य यानी कि शक्ति के या अनुसार, जैसे कहते जितना यथाशक्ति, यथा भक्ति। सहरि, हरि के सदृश, सह हरि, हरि के सदृश, हरि के साथ, हरि के समान, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अनु ज्येष्ठम, ज्येष्ठ के अनुसार, अनु ज्येष्ठ, ठीक है। सचक्रम, स आया एक साथ होना, सहचक्र, वो सहरि हमने देखा, हरि सदृश, हरे, हरे सादृशः, ठीक है, हरे सादृशः। सछत्रम, छत्राणाम समृद्धि, ठीक है। सतृणम मतलब तिनके सहित, सतृणम नहीं कहते हैं लोग तिनका सहित सब कुछ उठा ले गया, चुराया, तो सतृणम तिनका सहित सब कुछ। सहतृणम साग्नि, यहाँ पे देखिए आग, अग्निकांड प्रयत्न, ठीक है। सह अग्नि, अग्नि के साथ। तो हमने इतना उदाहरण पढ़ लिया। अगर इस इतने उदाहरण को आप रट लेते हैं और समझ लेते हैं तो इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। अन्य उदाहरण है, देख लीजिए। जैसे हमने बताया
प्रत्येकम एकम एकम प्रति, अनुरथम अनुरथम वो पीछे जो वो हमने बताया अनुविष्णु, विष्णु के पीछे अनुरथम, रथ के पीछे प्रत्यक्षम, अक्षम अक्षम प्रति, प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति। अब अव्ययी भाव समास में सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए नदी भीष्ट सूत्र, ठीक है। नदी भीष्ट क्या है, ये जैसे ये देखिए पंचगंगम। अब हम पढ़ते हैं द्युगु में कि अगर किसी संख्यावाची संख्या का बोध हो तो हम उसको द्युगु कहेंगे, लेकिन नहीं, नदी भीष्ट सूत्र जो अव्ययी भाव में है वो ये कहता है कि अगर नदी आए, नदी शब्द आए तो संख्यावाचक होते हुए भी वो अव्ययी भाव समास होगा। अब नदी भीष्ट सूत्र से ये इतने उदाहरण हैं जैसे पंचगंगम अव्ययी भाव समास, द्वियमुनम अव्ययी भाव समास, सप्त नर्मदम 7 नर्मदाएं अव्ययी भाव समास, उपसर्दम, प्रतिविपासम, ठीक है। ये सब क्या हैं, नदियां हैं, ठीक है। तो नदी अगर आ जाए, नदी पूछ ले कि कौन सी विभक्ति है तो आप डायरेक्ट मारिएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। पंचगंगम, द्वियमुनम, सप्त नर्मदम, उपसर्दम, प्रतिविपासम। अभी हम द्विगु में यह पढ़ेंगे, संख्यावाचक शब्द आने पर हम लोग द्विगु मारते हैं, लेकिन नहीं, नदी भीष्ट सूत्र से संख्यावाची शब्द अगर नदी के साथ है तो हम अव्ययी भाव समास लगाएंगे, ठीक है। इस बात को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। द्विगु पढ़ लिया, संख्यावाची द्विगु, तो अगर आएगा पंचगंगम, भाई अरे वाह इसमें तो संख्यावाची है, चलो मारते हैं द्विगु लगाते हैं, नहीं, द्विगु नहीं लगेगा दोस्तों। नदी भीष्ट सूत्र से ये अव्ययी भाव समास होगा। आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण और है अव्ययी भाव समास के, जैसे आ में ये देखिए अव्यय, आमरणम, आजीवनम, पारे गंगम, द्विमुनि, त्रिमुनि भी अव्ययी भाव समास होते हैं। दोस्तों मैंने नोट्स बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मेहनत करके बनाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को बार बार देख सकते हैं और आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा है तत्पुरुष। अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम तत्पुरुष। तत्पुरुष क्या है, अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा कि प्रायण पूर्व पदार्थ था अव्ययी भाव, लेकिन तत्पुरुष जो है उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, क्या तत्पुरुष। यानी कि अव्ययी भाव समास में पहला पद जो कि अव्यय है वो प्रधान होता है, और तत्पुरुष में दूसरा पद जो कि प्रधान होता है वो उसको तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण, विअधिकरण, ठीक है। वि मतलब अलग, अधिकरण जिसमें मतलब समास का प्रथम शब्द किसी दूसरी विभक्ति में हो, विअधिकरण कहते हैं या व्यधिकरण कहते हैं। समानाधिकरण जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद की विभक्ति समान हो उसे समानाधिकरण करते हैं, जैसा कि शब्द से ही बोध है, समान अधिकरण, ठीक है। विअधिकरण मतलब अलग अलग अधिकार हो, समान अधिकार हो, ठीक है। तो तत्पुरुष के मुख्य 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। अब चलिए चलते हैं व्यधिकरण और समानाधिकरण पे, ठीक है। अब ये देखिए, व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। अब उसमें भी व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। पहला जो होता है व्यधिकरण, आप कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष, ये प्रथमा कहाँ गया, तो प्रथमा गया समानाधिकरण में, ठीक है। अब व्यधिकरण में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। दोस्तों आज हम इनका हम विश्लेषण करते हैं। द्वितीय तत्पुरुष किसे कहते हैं, तृतीय तत्पुरुष
किसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए द्वितीया तत्पुरुष के उदाहरण। आप विभक्ति पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, विभक्ति अगर आपको पता है तो आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको विभक्ति नहीं पता है तो मैं इस पर वीडियो, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी विभक्ति पे, ठीक है। अब ये देखिए द्वितीया तत्पुरुष के उदाहरण। द्वितीया विभक्ति के मतलब द्वितीया मतलब होता है कि द्वितीया विभक्ति, यानी कि द्वितीया विभक्ति में जितने भी शब्द आए हुए द्वितीया तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब द्वितीया में क्या क्या आता है। द्वितीया श्रितातीत पतित गति अत्यस्त प्राप्त आपन्न है, यानी कि इतने शब्द आते हैं, जैसे श्रित आश्रित, ठीक है, आश्रित अतीत पतित गतः अत्यस्त प्राप्तः आपन्नः। अगर किसी शब्द के अंत में ये इतने शब्द आ जाएं तो समझिएगा आप लोग ये द्वितीया तत्पुरुष है। जैसे कृष्णाश्रितः, जैसे कृष्णाश्रितः, कृष्ण पर आश्रित, ठीक है, कृष्ण पर आश्रित, कृष्णम, ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति का रूप है। दुखम द्वितीय विभक्ति का रूप है। जैसे रामः रामौ रामः फिर रामम, द्वितीय विभक्ति में क्या आता है, रामम या कृष्णम। उसी तरह ये दुखम ये क्या है, दुखम, ठीक है, द्वितीय विभक्ति। अग्निम प्रलयम मेघम जीवनम कष्टम, ये सब द्वितीय विभक्ति का रूप है, ठीक है। जैसे कृष्णाश्रितः, कृष्ण पर आश्रित, दुखातीतः, दुख के पार गया हुआ, अग्निपतितः, अग्नि में गिरा हुआ, प्रलयगतः, विनाश को प्राप्त, मेघात्यस्त, मेघ को पार पहुँचा हुआ, जीवन प्राप्त, जीवन पाया हुआ, कष्टापन्नः मतलब कष्ट पाया हुआ। तो दोस्तों ये जितने भी शब्द अगर आ जाएं और वो आपको याद है, ये श्रित आश्रित अतीत पतित गति अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये शब्द आ जाएं तो समझिए द्वितीय तत्पुरुष तुरंत लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तृतीय तत्पुरुष। तृतीय क्या होता है, हरिणा। ये देखिए हरिणा तृतीय विभक्ति है। नखई तृतीय विभक्ति है। जैसे हरित्रातः, हरि से क्षतग्रस्त हुआ, नख भिन्न, नखों से मतलब भिन्न, या नखों से जो है किसी को चोट लग गया है, वही नखई भिन्न या हरिणा त्रातः, ठीक है, हरिणा त्रातः। ये क्या है, हरिणा शब्द आ गया तो समझिए तृतीय। हरि त्रातः, हरिणा त्रातः, नखैर भिन्न, नख भिन्न, ठीक है। अब देखिए और तृतीया में क्या क्या और आता है, पूर्व, सदृश, समान, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षण, ठीक है। ये सब जितने शब्द अगर आ जाए, मासेन पूर्वः, मात्रा सदृश, मातृसदृश, पितृसमः, पित्रासमः, धानेन ऊनम, धान्यनम, वाचा कलह। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वाचा कलह वाचा युद्ध, यानी वाक कलह वाक युद्धम, आचार्यण निपुण, आचार निपुण, ये सब इम्पॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा खुद से देख के और उसको याद कर लीजिएगा, इसमें से ही आएगा और आपका वो जो तत्पुरुष है वो गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है। अगर आपको विभक्ति आती है तो आप सब कर लेंगे। जैसे पूछ लिया द्विजार्थः, तो आपको समझना चाहिए द्विज के लिए धन, द्विजार्थः मतलब द्विज के लिए धन, भूत बलि, भूत के लिए बलि, यानी कि लोगों के लिए जो है बलि, ब्राह्मण हितम, ब्राह्मण के हित के लिए, ठीक है, गो हितम, गाय के हित के लिए, गो सुखम, गो के सुख के लिए, ठीक है, गो रक्षितम, गो के लिए रक्षा, ठीक। ऐसे जब हम कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान होता है तो ये संप्रदान के लिए होता है ना, तो वही के लिए जब आ जाए द्विजार्थ माने ब्राह्मण के लिए,
ठीक है, धन। तो ये उदाहरण है चतुर्थी तत्पुरुष के, आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। पंचमी तत्पुरुष, अब पंचमी में से आता है। पंचमी में क्या आता है? से, किसी के भय से। चौरात भयम, जैसे चोर भयम, किससे भय? चोर भयम। चोर, आप कहेंगे चोर भयम, चोर को भय थोड़ी ना है, चोर से भय है, ठीक है। चोर से भय है, यानी कि पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। अब चलते हैं अस्तोकान। अस्तोकान मुक्त, मतलब थोड़े से मुक्त, यानी कि उसके पास ज़्यादा है। दूरात आगतः, मतलब दूर से आया हुआ, ठीक है, दूर से आया हुआ। अब चलते हैं षष्ठी तत्पुरुष। ये देखिए, अब ये षष्ठी तत्पुरुष जो होता है संबंधवाचक होता है, जैसे राज्ञः पुरुषः, ठीक है, राज्ञः पुरुष, यानी कि राजा का पुरुष। पुरुष तो है पर राजा का है, उससे संबंध तो है ना, राजा का उससे पुरुष से संबंध है, ठीक है। तो ये षष्ठी विभक्ति जो होता है संबंध बोधक होता है, तो इसीलिए राज पुरुषः, ब्राह्मण याचकः, ठीक है, ब्राह्मणों का याजक, ठीक है। अब आगे चलते हैं सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। ये सप्तमी में पर का वो प्रयोग होता है। अच्छेषु सौंडः प्रेमिणः धूर्तः। ये प्रेमिणः धूर्तः मतलब प्रेम में पागल, प्रेम में धूर्त है। अच्छेषु सौंडः, वो अच्छे जो पासा होता है उसमें कुशल, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने ये तत्पुरुष जो है पूरा पढ़ लिया और समझ लिया। अब ये देखिए समानाधिकरण हमने एक पढ़ा था, तत्पुरुष के पहला भेद व्याधिकरण और दूसरा भेद ये समानाधिकरण है, ठीक है। तो समानाधिकरण क्या है? इसका अर्थ है ऐसी वस्तुएं, इसका अर्थ है ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण समान हो, अर्थात जिनमें विभक्तियां जो हैं एक ही हो। इसका अर्थ है ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण समान हो अर्थात एक हो, इसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। ये समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय क्यों कहते हैं? कर्मधारय समास की क्रिया समास को दोनों शब्दों को धारण कर सकती है। जो ये कर्मधारय समास की क्रिया है वो समास के दोनों शब्दों को धारण कर सकती है, इसीलिए इसे कर्मधारय कहते हैं। जैसे कृष्ण सर्पः, इस समास में सर्प के साथ उसका कृष्णत्व उसके साथ रहता है, ठीक है। उसका कृष्णत्व यानी कि जो काला सांप है, काले सांप के साथ उसका कृष्णत्व भी सदैव उसके साथ रहता है। तो कर्मधारय समास है। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कृष्ण सर्पः नीलोत्पलम रक्त कमलम, कौन सा समास है? तो आपको सोचना ये है कि शब्द क्या बोला जा रहा है। कृष्ण सर्पः मतलब काला सांप, यानी कि काला क्या है? विशेषण है। सांप मतलब संज्ञा है, संज्ञा का विशेषण है, ठीक है। यानी कि काला सांप, नीला सांप, पीला कपड़ा, कुछ भी अगर हम विशेषण पहले लगा देते हैं तो समझिए वो कर्मधारय समास है, ठीक है। तो कृष्ण सर्प नीलोत्पलम यानी कि नीला कमल, ठीक है, रक्त कमलम यानी कि लाल कमल, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे किसी संज्ञा का विशेषण पूछा जाए, मतलब अगर विशेषण पहले हो तो समझिए पहले हो या बाद में हो, ठीक है, इसको अलग अलग रखा गया। अगर विशेषण है उसमें जुड़ा हुआ है, आगे पीछे जैसे भी जुड़ा है तो समझिए कर्मधारय है। लेकिन यहाँ पे हम पहले वाला विशेषण पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको ये विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है, ठीक है। ये कौन से पद के उदाहरण है? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय हैं, ठीक है। अब देखिए कोई कहता है घनश्यामः, ठीक है, घनश्यामः चंद्राह्लादकः। अब हम ये कह रहे हैं
अब देखिए विशेषण यहाँ पे है कृष्ण सर्प, इसमें कृष्णत्व है, काला सांप, मतलब सांप और काला दोनों एक ही में है। अब देखिए घन यू श्यामः, घन श्यामः, अब कोई पूछे घनश्याम में कौन सा समास है, तो क्या आप कहेंगे घन यू श्यामः। घन यू माने बादल के समान सांवले, श्यामः, तो आप उसमें क्या एक विशेषण का प्रयोग हुआ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे उपमान दे दिया गया है, एक श्याम का उपमान दे दिया गया, किससे, बादल से उपमा कर दी गई है। ठीक है, जैसे चंद्राह्लादकः, मतलब चंद्र यु आह्लादकः, मतलब चंद्रमा के समान आनंददायक है। ठीक है, मतलब उसकी जो जैसे मान लीजिए वो जो कोई, अगर मान लीजिए कोई लड़की है और उसका मतलब मान लीजिए उसके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, तो कहेंगे चंद्राह्लादकः। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो वो चंद्राह्लादकः है। ठीक है, ये उपमान पूर्व पद कर्मधारय है। ठीक है, ये क्या है, उपमान, यानी कि उपमान जो है इसका पहले है, ये क्या है, उपमान जो है पहले है, तो ये उपमान पूर्व कर्मधारय हुआ, और ये जो है ऊपर वाले पहले दूसरे तीसरे ये जो हैं वे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए मुख कमलम, कोई कहे मुख कमलम में कौन सा समास है। ठीक है, तो क्या कहेंगे मुख कमलम माने उसका मुख कमल की भांति है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि भाई तुलना तो की गई है किसी न किसी से, उपमान उपमेय से तुलना तो की गई है, तो ये कर्मधारा ही होगा, लेकिन कौन सा कर्मधारा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये लिखिए उपमानोत्तर पद कर्मधारा, यानी कि उपमान जो है वो उत्तर पद में है। अब कमल जो है पहले तो मेघ पहले शब्द में पहले पद में चला गया, अब यहाँ पे जो उपमान है कमल जो है उपमान ही है, तो है मतलब किसी की मुख की तुलना की गई है, ये तो उपमेय है, मुख जो है उपमेय है, कमल क्या है उपमान है, तो मुख जो है पहले है और उपमान जो है बाद में है। ठीक है, उसी तरह पुरुष व्याघ्र, ये पुरुष का महत्व है ना इसमें, व्याघ्र की भांति है, तो उपमान क्या है बाद में है, तो ये उपमानोत्तर पद कर्मधारय है। आगे कृष्ण श्वेतः चराचरम, अब ये विशेषण जो उभय पद कर्मधारय हैं, अब ये विशेषण जो है ये दोनों पद कर्मधारय हैं, इनमें दोनों विशेषण है, दोनों पद जो होते हैं वो विशेषण है। जैसे कृष्णश्च श्वेतश्च चरश्च अचरंश, अब यहाँ पे च आ गया है तो आप सोचते होंगे चार थे द्वंद्व, नहीं, ये कृष्ण और श्वेत एक विशेषण है, चर और अचर ये विशेषण है, तो इसीलिए ये कर्मधारय हुए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा और पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, द्विगु समास। अगला हमारा टॉपिक्स है, अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आप को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्री है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।